बिहार स्वाभिमान आंदोलन के वेब पेज पर फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन एक प्रयास है बिहार के गौरवशाली इतिहास के पुनर्जागरण का। एक प्रयास है राष्ट्रवाद से ओतप्रोत युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन का। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन एक प्रयास है युवाओं के समग्र विकास का चिंतन करने वाला। बिहार स्वाभिमान आंदोलन एक आंदोलन है बिहार के स्वाभिमान के जागरण का। बिहार स्वाभिमान आंदोलन बिहार के मान सम्मान के रक्षण का आंदोलन है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन बिहार के अतीत के आधार पर भविष्य के बिहार के पुनर्रचना का आंदोलन है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन समरस समाज के निर्माण का आंदोलन है। तो आइए और बिहार समृद्ध विकास, बिहार विकसित बिहार के दृष्टि से हम सब जुड़े और इस अभियान को सफल बनाने में अपनी सहभागिता प्रकट करें। आज हमारे इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मेहमान के रूप में जो अतिथि उपस्थित हैं, मैं उन सभी का परिचय आप सभी के बीच कराता हूं। सर्वप्रथम श्री राकेश चौधरी जी, आप एक सुलझे हुए छात्र नेता के रूप में कटिहार में आपकी पहचान रही। कई वर्षों तक सीमावर्ती क्षेत्र में आपने राष्ट्र के विकास के लिए, छात्र युवाओं के मार्गदर्शन के लिए अपनी जवानी को न्योछावर का काम करने का दुस्साहस किया और कई संगठनों का दायित्व का निर्वहन करते हुए वर्तमान समय में आप जो है भारतीय मजदूर संघ के प्रांत के मंत्री के रूप में समाज का जागरण और श्रमिकों के हित के रक्षा, मान सम्मान की रक्षा के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। आप श्री राकेश चौधरी जी। दूसरे हमारे मेहमान अतिथि उपस्थित हैं आज हमारे फेसबुक लाइव पेज पर श्री राकेश कुमार जी। श्री राकेश कुमार भारती जी, आप मूलतः गोपालगंज के रहने वाले हैं और आपने भी छात्र जीवन से ही राष्ट्रीयता की भावना को लेकर समाज के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, बिहार और देश के कल्याण के लिए अपनी वाणी को झोंकने का काम किए हैं। और वर्तमान समय में आप शिक्षक हैं। जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि आप दोनों नेतागण जो हमारे अतिथि उपस्थित हैं, भारत के सबसे बड़े ही छात्र संगठन नहीं, विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के आप नेता भी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माननीय नेता के रूप में भी आप लोगों ने निर्वहन किया है। श्री राकेश कुमार जी संप्रति शिक्षक हैं और
परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के माननीय बिहार के प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। तो आज आप दोनों अतिथियों का बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस लाइव पेज पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम सभी लोग जान रहे हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और कोरोना का बढ़ती रफ्तार है, लेकिन फिर भी नेतागण चुनाव कराने को परेशान है। तो हमारी जो चर्चा आज जान जरूरी है या मतदान जरूरी है, इस विषय पर आधारित है। तो आइए हम अपने मेहमान अतिथियों से इस संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न श्री राकेश चौधरी जी से है कि भारतीय मजदूर संघ भी विश्व का बहुत बड़ा संगठन है और चुनाव में जनता के साथ साथ कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका बनती है। और इस कोरोना के भयावहता को देखते हुए एक तरफ हम कहें तो आधा बिहार बाढ़ के चपेट में है, पूरा बिहार कोरोना के मार से त्रस्त है, बेहाल है, परेशान है। ऐसे परिस्थिति में क्या भारतीय मजदूर संघ चुनाव के पक्ष में है या चुनाव को टालने के पक्ष में है? इस विषय पर श्री राकेश चौधरी जी का मैं पक्ष जानना चाहूंगा। पहले तो मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस प्रयास के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि कर्मचारियों का चुनाव में बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को से विचार विमर्श किया, लेकिन कर्मचारियों का विचार विमर्श जानने का प्रयास ना तो राजनीतिक दलों ने किया, ना चुनाव आयोग ने किया, और मीडिया में भी बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का इस का राय लेने का काम नहीं हुआ है। तो आपने ये प्रयास किया है, तो मैं इस मंच से आप के लिए और इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूँ। भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट मत है कि इस महामारी में हमारे कर्मचारी 22 मार्च से ही लगातार अपने ड्यूटी में इस देश को, इस राज्य को बचाने में लगे हुए हैं और उनके जान पर आफत है। कोई सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं है, मामूली मास्क, पीपी किट तक उपलब्ध नहीं है। बिहार पुलिस एसोसिएशन जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि बिहार पुलिस को सुरक्षा दीजिए। डीएम से लेकर के सचिव से लेकर के निचले चपरासी और नीचे आशा कर्मी तक बीमार हो रहे हैं। तो इस भयावह स्थिति में चुनाव कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आखिर हमारे कर्मचारियों को के परिवार की और उनके जान माल की रक्षा जरूरी है। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है और भारतीय मजदूर संघ का भी कहना है कि इस परिस्थितियों में चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो जो चुनाव आयोग का काम है उससे अतिरिक्त आप 24 घंटे आज एक कर्मचारी चाहे किसी विभाग में हो, वह आज 22 मार्च से अनवरत काम कर रहा है बिहार को कोरोना बचाने में, और उसके ऊपर से उनके को आप दबाव डाल रहे हैं कि नहीं इस चुनाव में जाओ, तो ये सीधे सीधे उनको आत्महत्या के लिए उनको भेज देना है। तो इस प्रयास का हम लोगों का विरोध करते हैं। राकेश जी, जहां तक समाज में चर्चा है कि बिहार में जो सरकार है, जदयू और भाजपा की सरकार है, ये सभी जानते हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार से ही जुड़ा हुआ यह भारतीय मजदूर संघ है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो मुझे यह एक जानकारी मेरे दर्शकों को चाहिए कि आपके ही विचार भाव के संगठन अगर सरकार में हैं तो आप कितना उन पर दबाव बना सकते हैं या कितना उनको आप मजदूर हित में मजबूर कर सकते हैं
ताकि मजदूरों का रक्षण हो सके। इस विषय में हमारे दर्शक आपका विचार जानना चाहते हैं। पहली बात तो भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन है और वैचारिक स्तर से हम लोग का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ और जिस विचारधारा राष्ट्र विचारधारा का काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो विचारधारा कुछ भाजपा की है, इसमें पूर्ण सच्चाई, लेकिन वो एक अलग राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्त संगठन है। हम अपना स्वायत्त संगठन है और हमारे दैनिक काम में भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और भारतीय मजदूर संघ जो है वैचारिक स्तर से कुछ वैचारिक हमारी समानता है, लेकिन अन्य मुद्दे जो हैं उस मुद्दों पर हमारा सरकार की नीतियों के साथ जो है उनके कार्य के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं कि वो समाज और राष्ट्र हित में, तो हम समर्थन करेंगे। अगर वो समाज और राष्ट्र के हित में नहीं है तो हम उनका विरोध करेंगे, ये स्पष्ट मत है। भारतीय मजदूर संघ तो जी जी भारतीय मजदूर संघ इस परिस्थिति को देख रहा है। चुनाव आयोग बातचीत कर रही है। हम लोग अनेक संगठन जो बिहार सरकार में बिहार राज्य कर्मचारी संघ हो या शिक्षक संघ हो, इस तरह के सारे यूनियनों को बुला करके फिर एक समग्र नीति हम लोग बना रहे हैं कि आखिर सरकार और चुनाव आयोग क्या कर रही है। तो हम उस पर प्रयास करेंगे और होगा तो एक दबाव बनाने का और आंदोलन करने का भी निर्णय। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव के पक्ष में आती है तो क्या आपका मजदूरों के हित में आंदोलन करेंगे? भारतीय मजदूर संघ कटिबद्ध है मजदूरों के प्रति। मजदूरों और कर्मचारियों का अधिकार की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। अभी निजीकरण के मुद्दे को लेकर पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन रहते हैं। तो ये एक सप्ताह 23 से लेकर के आपको 31 जुलाई तक हम लोगों ने सरकार जगाओ सप्ताह के रूप में हमने पूरे देश में विनिवेश के खिलाफ आंदोलन किया, सरकार के निजीकरण के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ की पहली जवाबदेही देश और कर्मचारियों के प्रति है और किसी भी सरकार के निर्णय से अगर वो प्रभावित होगा तो हम उसके विरोध में आए। श्री राकेश कुमार जी से ये प्रश्न है, क्योंकि चुनाव में मास स्केल पर शिक्षकों की भूमिका अहम बनती है और यूं कहा जाए तो राज्य के प्रत्येक वार्ड में किसी न किसी रूप में विद्यालय उपस्थित है, स्थापित है और वहां पर शिक्षक कार्यरत हैं। तो ऐसे भयावह स्थिति में जहां कोरोना पूरे बिहार को आगोश में लिए हुए है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। कल का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी बिहार में हुई है और WHO का रिपोर्ट कहता है कि अक्टूबर नवंबर महीने में पीक पर होगा कोरोना का मार। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षक संघ के हमारे माननीय नेता आप हैं, तो वैसे परिस्थिति में सरकार यदि निर्णय लेती है चुनाव का तो शिक्षक गण किस रूप में इस चुनाव को लेने वाले हैं? नमस्कार सुरदेव जी। पहले तो मेरे संगठन का नाम जो है प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ है और जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न में आपने जो किया है, जैसे क्या है कि शिक्षक जो है पूरे बिहार में सभी शिक्षक जो है पूरे बिहार में सबसे अधिक कर्मचारी अगर कोई है तो शिक्षक ही है। अब वर्तमान परिस्थिति आप देखेंगे तो बाढ़ से कोरोना से आदि जितने भी कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक है। अब बिना शिक्षक के बिहार सरकार द्वारा कोई भी कार्यक्रम कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। सबसे शिक्षक जो है जहाँ एक तरह से आम आदमी आम लोगों से जुड़ा रहता है। हमारे अंदर जो भावना होती है सरकार की कोई योजनाएं चले या नहीं चले, हम उसमें सहभागिता अपनी देते हैं। आपका प्रश्न है इस कोरोना के समय चुनाव अगर होगा तो हमारी क्या भूमिका होगी, तो हम ना आम जनता है और ना ही राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर सरकार ने निर्णय लेती है कि हमको जो है चुनाव कराना ही है तो हमको जो है किसी प्रकार के चुनाव के काम में लगना है। लेकिन अब जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है हमारा विरोध चल रहा है। हम लोगों ने डिमांड दिया है, कई तरह का मांग पत्र हम लोगों ने दिया है, हमारी वार्ताएं चल रही हैं कि इस परिस्थिति में
जहां सबसे अधिक प्रभावित अगर कोई हो रहा है इस कोरोना जैसी बीमारी में तो शिक्षक ही हो रहे हैं। आज जहां ऐसे मुख्यमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री हमारे बिहार सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो इतने अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। यहाँ के सचिव सुबानी साहब को कोरोना हो गया, एसपी साहब को कोरोना हो गया, डीएम को कोरोना हो गया, एक चपरासी को कोरोना हो गया, लेकिन वो ना घर से बाहर निकलकर किसी भी हॉस्पिटल का, किसी भी सरकारी जहां क्वारंटाइन चल रहा है उसका निरीक्षण करने का उनको मौका नहीं मिला। इतना बाढ़ चल रहा है, बाढ़ में वो हेलीकॉप्टर से भी सर्वेक्षण कर सकते हैं, लेकिन कोरोना का सबसे बड़ा डर अगर किसी व्यक्ति को है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ही। उस परिस्थिति में अगर वो चुनाव चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता लोलुपता के चलते जो है वो चुनाव के लिए जो अग्रसर है। वो समझ रहे हैं, आपके द्वारा जो आपने बताया कि आने वाला अक्टूबर नवंबर समय जो है एक कोरोना का बहुत ही पीक पॉइंट है। सुरदेव जी आप जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो पटना में ही क्वारंटाइन एक बनाने का काम चल रहा था। जैसे संख्या बढ़ी तो जिला में चला, तो संख्या बढ़ी तो हर प्रखंड में 4-4 विद्यालय, 5 विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। लेकिन जब देखे कि अब संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है तो सीधे कहा कि अब होम क्वारंटाइन हो। जब लगातार चैनल के माध्यम से मरीजों को दिखाया लगा तो हुआ कि होम आइसोलेशन सेंटर बने। यानी बिहार सरकार के पास ऐसा कोई भी उपक्रम नहीं है कि जो कोरोना जैसी महामारी को वो रोक सके। यहाँ बिहार सरकार एकदम विफलता की ओर है और जैसे जैसे समय बीत रहा है कोरोना महामारी अपना रूप लेते हुए जा रही है। तो जब वैसा समय आ जाएगा जहां सरकार पूर्णतः विफल हो जाएगी तो विफल व्यक्ति को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है। तो बिहार सरकार अपने जो है भविष्य को देखकर, जो वर्तमान सरकार है भविष्य देख रही है कि अगर चुनाव इस समय नहीं होता है और चुनाव समय अगर टल जाता है, जो परिस्थितियां बन रही हैं ये और भयावह स्थिति होती चली जाएगी। तो सत्ता जो है, जिस सत्ता के लिए भूखे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सत्ता उनको नहीं मिलेगी। रहा बात विपक्ष की, तो विपक्ष इसको भुनाना चाह रहा है, ना पक्ष ना विपक्ष, दोनों को कोरोना से ग्रमित जनता, शिक्षक, कर्मचारी या जनता से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष इस रूप में है कि अभी जो सरकार के प्रति आम जनता जो विरोध में है उसका वोट हमको मिल जाए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सत्ता है, लाशों पर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, और लगातार जो है शहरों में, गांव में जहां लॉकडाउन लगा है, हम आप जो है अगर 4 लोग खड़े हो जाए तो पुलिस पीट रही है, फाइन लगा रही है। वहीं नेता जो है नावों पर जो है भीड़ों को बैठाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो जैसे ही चुनाव शुरू हो जाएगा, हम सरकारी कर्मचारी अपने आप को मानते हैं लेकिन सरकार हमें सरकारी कर्मचारी भी नहीं मानती है, लेकिन एक सरकार का आदेश को मानकर चुनाव की ओर हम अग्रसर चुनाव में लगेंगे ही। इस कोरोना जैसी महामारी में ना हमारे पास व्यवस्था है, लेकिन जहां हमें लगाया गया है वहां तन मन धन के साथ हम लोग लगे हैं। धन इसलिए मैंने जोड़ा है कि आप जब घूमेंगे तो पता चलेगा कि जितने क्वारंटाइन सेंटर विद्यालय बना है, उन विद्यालयों में जो खाना बनाकर कोरोना में रहने वाले मरीजों को खिलाया गया है वो सभी शिक्षकों ने कर्जा लेकर खिलाया है, उसकी राशि अभी तक सरकार द्वारा दी नहीं गई है। दूसरी बात, ऐसे कई जिला में है जहां कोरोना में रहने वाले लोगों के लिए एक मानदेय तय था कि उनको एक राशि दी जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि बिहार के सभी जगह मिला है। गोपालगंज जिला में तो किसी शिक्षक को जो है कोरोना में काम करने के बाद उसको राशि जो मिलनी थी वो भी नहीं मिली। उसके बाद भी हम तन मन धन लगाकर आम जनता के लिए खड़े रहते हैं। चुनाव आएगा उसके लिए भी जो है हम विरोध कर रहे हैं, हमारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हम चुनाव हार गए, केस हार गए, लेकिन उसके बाद भी क्या हमने अपनी नौकरी छोड़ दिया? हम पढ़ा रहे हैं, हम फिर आंदोलन करेंगे। तो कोरोना जैसी महामारी के लिए आंदोलन हमारी चल रही है। हम डिमांड कर रहे हैं कि चुनाव नहीं हो, लेकिन अगर सरकार का वही होगा, निर्णय अगर निकाल दे कि चुनाव का काम होना ही है, तो हमारी भी मजबूरी है, हमको करना होगा, हम चुनाव में लगेंगे। जब तक घोषणा नहीं होती, हमारा विरोध चल रहा है, हम मांग पत्र दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही घोषणा हो जाएगी। जी, दूसरा प्रश्न है कि कर्मचारी जो है जब से कोरोना आया उस समय से लेकर अब तक निरंतर कोरोना के इलाज हेतु
या जो है क्वारंटाइन सेंटर तक में कर्मचारी लगे हैं, दिन रात एक कर लगे हैं। उसके लिए हमारा जो है बिहार स्वाभिमान आंदोलन दिल से उन कर्मचारियों को आभार प्रकट करता है। किंतु कर्मचारी उन भयावह स्थिति से लड़ने को तैयार है, जनता लड़ रही है, नेतागण, यहां तक कि आपने भी बताया, सभी लोग जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके शिक्षक और बीएमएस के कर्मचारीगण से जुड़े हुए कर्मचारीगण आज इस दंश को झेल रहे हैं और ये नेतागण चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इनके खिलाफ आपकी क्या रणनीति होगी, इसके संबंध में भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, दोनों नेतागण से जानना चाहते हैं। राकेश जी बताया जाए, आप ही बताएं, उसके बाद हम बताते हैं। जहां तक राकेश चौधरी सुरदेव जी सुरदेव जी, मैं एक इस विषय पे आपके जवाब देने से पहले एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। यह चुनाव हो या ना हो, यह नीतीश जी, तेजस्वी जी या मोदी जी, सुशील मोदी जी का प्रश्न नहीं है। यह एक संवैधानिक संकट है। चुनाव में भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने और सभी व्यक्ति को चुनाव में समान अवसर देने की बात करती है। चुनाव आयोग अगर इस काल में, अगर कोरोना काल में चुनाव कराती है, तो जो दल सत्ता में है या जो सक्षम धनवान लोग चुनाव लड़ेंगे, वह तो वर्चुअल रैली या और सामाजिक सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कोई गरीब आदमी और एक साधारण आदमी चुनाव निर्दलीय लड़ता है, तो क्या उसको वह प्लेटफॉर्म मिल पाएगा? क्या गांव में वह व्यक्ति जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसको कि आज तक भी मोबाइल और एंड्रॉइड फोन मालूम नहीं, उससे वर्चुअल रैली करके या राजनीतिक दल किस हद तक पर चुनाव कराएंगे? तो चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि बिहार के परिस्थिति में लोगों को समान अवसर। भारतीय मजदूर संघ इस स्थिति पे नजर रखे हुए है। 31 तारीख तक राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग ने मांगा था, और जब चुनाव आयोग ने मांगा था तो उस समय जब सत्तारूढ़ दल ने कहा कि जो चुनाव आयोग का फैसला होगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं, 7 राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे और 43 प्रादेशिक और निबंधित राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे। उसमें से गठबंधन, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के एक घटक एलजेपी ने इस चुनाव नहीं कराने का चुनाव आयोग को दिया है। 31 जुलाई तक उन्होंने अपना जवाब दे दिया। अब चुनाव आयोग उनके बाद क्या निर्णय लेती है, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित है। 1-2 दिन में चुनाव आयोग का स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। तो पुनः हम लोग कर्मचारियों की मांग को लेकर के चुनाव आयोग को लिखना हो या राज्य सरकार को लिखना हो या माननीय राष्ट्रपति को लिखना हो, एक बार हम जरूर अनुरोध करेंगे कि अभी जो कोरोना है वो एक युद्ध की स्थिति है, ये आपातकाल है। पूरे देश में महामारी एक्ट लागू है, पूरे देश में केंद्र सरकार, यहाँ तक कि आज देश में आप सेना को अलर्ट किए हुए हैं कि देश में जो स्थिति खराब हो तो सेना के डॉक्टर और सेना के जवान तैयार है। तो बिहार में आदमी 7 करोड़ मतदाता है, और 7 करोड़ मतदाताओं का जब जीवन खतरे में है, बिहार में एक दिन में चुनाव नहीं होगा, 5 चरणों में चुनाव होगा, 7 चरणों में चुनाव होगा। नक्सली एरिया है, दियारा बेल्ट है, बड़े संख्या में अर्धसैनिक बल को बुलाया जाएगा। आज 2 कर्मचारी, एक खगड़िया का और एक किशनगंज का, आपको जो ट्रेनर था, जो टीचर थे, ट्रेनर था, और वो ईवीएम ट्रेनिंग के दौरान कोरोना से पॉजिटिव होकर के मृत्यु हो गई। आपके पदाधिकारी हो रहे हैं, आप एक तरफ कोरोना में जो जिला पदाधिकारी हैं वो आपका निर्वाचन पदाधिकारी है, और वो जिला पदाधिकारी ही आपका आपदा पदाधिकारी भी है। एक व्यक्ति जो कोरोना से लड़ेगा या चुनाव में आपको देगा, सारा सिस्टम चुनाव में लग जाने के बाद बिहार की स्थिति भयावह होने वाली। तो यह एक कहिए नरसंहार होगा, हजारों लोग मारे जाएंगे और हमारे पास सुविधा नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने इस भयावह स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और जैसे ही चुनाव आयोग अगर 1-2 दिन में अपना दिशा निर्देश जारी करती है और हमें लगेगा कि नहीं अब चुनाव आयोग करने जा रही है चुनाव, तो फिर हम लोग इसमें प्रधानमंत्री से को हो, राष्ट्रपति जी को हो, माननीय राज्यपाल जी को और चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग भारत सरकार को ये जरूर करेंगे कि कर्मचारी हित में और बिहार की जनता के हित में जो है
ये आप करें, क्योंकि जीने का अधिकार मेरा संवैधानिक अधिकार है। आपके एक निर्णय से आज लाखों करोड़ों बिहार वासियों के जीवन को सिर्फ सत्ता के सनक के लिए कि हम कर दें, ये संभव नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और फिर आप चुनाव कराइए। आप अगस्त सितंबर तक देख लीजिए कि बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है, तो उसके बाद आप निर्णय लीजिए। और राष्ट्रपति शासन लग जाने से नीतीश जी को डरने का सवाल ही नहीं। केंद्र में आपकी सरकार है, कोई दूसरे दल की सरकार नहीं कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन में आपको कोई परेशानी होगी, तो होगा। दूसरा मैं एक ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस बार जो चुनाव हो रहा है तो इसमें चुनाव आयोग ने बूथ की संख्या बढ़ाई है। अभी 1,06,000 बूथ हो जाएंगे इस बार, 34,000 की वृद्धि हुई और 1,08,000 और कर्मचारी इस नए बूथ पर लग जाएंगे। तो बड़े संख्या में इस लगा देना और इस संकट जीवन में डालना, और कोई सुविधा नहीं। आज आप जो कर्मचारी कोरोना काल में काम कर रहे हैं उनमें कोई सुविधा नहीं, उन्हें कोई भी मास्क नहीं है, उनको ना पीपी किट उपलब्ध है, ना उनका जीवन संकट में। तो पुनः एक निर्णय के लिए कि हाँ सिर्फ सरकार बने और इस निर्णय के लिए आप जीवन को खतरे में डालें, तो हम लोग जो होगा विरोध करेंगे। श्री राकेश जी, अभी कल एक पत्र निकला है गोपाल मीणा जी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा। उसमें जो बिहार सरकार में पहले जो चुनाव में अभी राकेश जी ने बताया कि इतने बूथ बढ़ेंगे और इतने लाख टीचर की आवश्यकता, लाख कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी, तो सरकार ने उसके लिए जितना अभी जो है संविदा में जो बहाल कर्मी को जो किया है उससे एक आंकड़ा मांगे है कि कौन कितने लोग बहाल है, उसको लेकर जो है उनको चुनाव में लगाया जाएगा। जहां तक चुनाव की बात है कि हम क्या करेंगे, तो जैसे ही अभी राकेश जी ने बताया तो कहीं ना कहीं हम भी बीएमएस से जुड़े हैं। जैसे चुनाव की घोषणा होगी तो आगे जो है केंद्र को, चुनाव आयोग को लिखने का काम होगा कि चुनाव किसी प्रकार जो है टाला जाए। और जो समय आ रहा है, कम से कम बाढ़ में आधा बिहार जो है, बाढ़ में लोग जो है रोड पर आ गए हैं। उनको अपने घरों में पहुंचने में हमको नहीं लग रहा है कि 1-2 महीना से कम समय लगेगा। लगभग अक्टूबर नवंबर को जो है वो पुनः अपने घर जाकर घर को जैसे व्यवस्थित करके फिर घर में जो रहेंगे। अभी चुनाव का माहौल बन रहा है, चुनाव के लिए बूथ बन रहा है। एक बार आप सोच कर देखिए कि एनएच पर जो लोग हैं वो कहाँ वोट देने जाएंगे। अगर वो अपने घर नहीं गए तो उनके लिए कौन सा बूथ बनेगा। हम चुनाव का सोच रहे हैं, चुनाव करा ले, लेकिन चुनाव में जो हमारा मशीनरी लग रहा है, हमारे जो लोग लगे हैं, अभी आपको बताते हैं, अभी ईवीएम के काम शुरू है, ईवीएम सील हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, बीएलओ में लगे हैं। जो हमारा ध्यान उधर लगा है, वैसे लोगों को अभी केवल कोरोना में लगाया जाए, कोरोना जैसे महामारी और बाढ़ में लगाया जाए तो वो ज्यादा हित में रहेगा। कोरोना और बाढ़ जैसे समाप्त होता है चुनाव कराइए। अगर आप यहाँ सरकार अभी इतना अच्छा अगर काम करेगी तो हम जैसे लोग जो हमारे लिए काम कर उसको हम वोट देंगे। लेकिन हम केवल वोट के लिए राजनीति करें और सत्ता जो है आपने ये नहीं किया इसलिए हमको वोट दें, तो कहते नहीं एक तरफ जो है कुआं है, एक तरफ खाइए, आप कहाँ जाएंगे। तो कर्मचारी की स्थिति अभी वही है। आपने कहा किसको हम समर्थन करेंगे, क्या मेरा निर्णय होगा, तो दोनों तरफ अभी वही स्थिति है। जो वर्तमान में है वो कर नहीं रहे हैं और जो है वो 15 साल पहले कुछ किए नहीं। हम आप जानते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों द्वारा अगर कुछ खड़ा किए है उसको अगर हम अपने मेहनत से करें तो उससे प्लस होता है, लेकिन जहाँ शून्य से खड़ा किया जाए तो वहां तो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ नहीं करें। हम 15 साल से शासन में है, 15 साल में हमने एक भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया। हम एक जिला में एक ही हॉस्पिटल अगर दिए हैं तो हमने दूसरा हॉस्पिटल बनाया। ऐसा कोई जिला हमको नहीं दिया जहाँ 2-2 हॉस्पिटल जो है सरकार द्वारा निर्माण कर दिया गया हो। हम पेपरबाजी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जितना अच्छा बोलते हैं, जितना अच्छा भाषण देते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि अपर मेरे सचिव मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा देंगे नहीं क्योंकि मंत्री पद छूट जाएगा। तो मेरे अधीन अगर कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो सत्ता में रहने का मुझे तुक नहीं। आप स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय स्वीकार किए हैं कि आज आम आदमी एक चैनल में दिखा रहा है कि व्यक्ति जो है रोड पर मर रहा है। यहाँ आप जो है देखेंगे कि एक बार जांच हो जाती है तो 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आता है। 10 दिन वो जो है जिसको कोरोना हुआ है अगर वो पॉजिटिव है
अगर उसको रिपोर्ट समय पर नहीं मिलता है तो कितने लोगों से संपर्क करता है, कितने लोगों से वो संपर्क करने उसको बीमारी को बांटता है। ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव को सरकार को टालना ही चाहिए। रहा बात चुनाव के बाद क्या होगा, इस पर निर्णय हम लोग बैठ के करेंगे कि किधर हम लोग जाएं। एक सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ एक हम वोटर भी हैं। हमारा वोट किसको जाएगा, ये एक बैठ के निर्णय होगा। निर्णय बाद जो भी होगा वो एकदम सबके सामने आएगा। तो राकेश चौधरी जी से मेरा प्रश्न है, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसा कि राकेश जी ने विषय परिवर्तन करते हुए अपनी बात को रखे हैं कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री यह कहते हैं कि प्रधान सचिव हमारी बातों को नहीं मानते हैं और इसके कारण ये दुरावस्था है। उनका सीधा ठिकरा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर फोड़ना हुआ था। तत्पश्चात उस समय के तत्कालीन प्रधान सचिव जी को स्थानांतरित किया जाता है, उदय सिंह कुमावत जी को, और फिर प्रत्यय अमृत जी को लाया जाता है। स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु जिस तरह से अपने विभाग की नाकामी को छिपाने के लिए और कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने के लिए राजनेताओं का जो कुत्सित प्रयास किया गया है या किया जाता है, उस परिस्थिति में भारतीय मजदूर संघ की भी भूमिका बनती है। और इस दृष्टि से कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, मनोबल को कायम रखने के लिए इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण दायित्व है। ऐसे परिस्थिति में कर्मचारियों के पक्ष में बीएमएस के द्वारा किए जाने वाले योगदानों का यहां पर उल्लेख चाहिए। सूर्यदेव जी, जब इस देश में कोरोना काल में और जो भी कोरोना वॉरियर या हम जिन्हें कोरोना योद्धा कहते हैं, उन पर जब हमले हुए और उनके खिलाफ लोगों ने अभियान चलाया, तो भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में उनको सम्मानित करने के लिए और उनके पक्ष में अभियान चलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। और हम लोगों ने उन कर्मचारियों का, चाहे वह ग्रामीण में जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, आशा से लेकर के पुलिसकर्मी हो, हमने हर जिले में जहां भी हमारा यूनिट है वहां जहां भी है, उन सभी लोगों हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। उनके पक्ष में हम लोगों ने अभियान चलाया और हम लोगों ने जो इस शहीद हुए थे, जो कोरोना में लड़ने वाले कर्मचारी, उनके आत्मा के लिए हम लोगों ने शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर बार बार सरकार, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को, कर्मचारियों को जो समस्या हो रही है बराबर लिख करके हम लोग राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी बराबर हम लोग दे रहे हैं कि ये समस्या है कर्मचारियों का और उन्हें ये कठिनाई हो रही है इन लड़ाई लड़ने में, इसलिए आप उन पर अवगत करा। ऐसे कई समस्या हम लोगों ने दी है, लेकिन उसमें बिहार केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे कुछ निर्णय लिए हैं, इनका हमें स्वागत करना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ ने ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भी आर्थिक पैकेज की मांग की थी, उसमें कई अच्छे प्रस्ताव भी दिए। कर्मचारी के हित में भी केंद्र सरकार ने कुछ अच्छे निर्णय लिए कि उनको निकाला ना जाए या उनको वेजेज दिया जाए, ये सारे चीजें कुछ आई थी। लेकिन हमें दुर्भाग्य है कि बिहार में इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। एक आश्चर्यजनक लगता है कि जब हम कहते हैं कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रही थी, तो बिल्कुल बिहार आज जल रहा है और हमारे नीतीश जी कहाँ हैं। तो मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि जो निर्माण श्रमिक है और उनका एक बोर्ड होता है, जो शेष है उससे पैसा जाता है, वो श्रमिकों का पैसा है, उसका दूसरे में बिहार सरकार उपयोग नहीं कर सकती। तो उस शेष का उपयोग, उस पैसे का उपयोग निर्माण श्रमिक में जो आते हैं मजदूर, आप उनको दीजिए। सुखदेव जी, आश्चर्य लगेगा कि पूरे देश में, जिसमें कि दिल्ली ने, यूपी ने, बंगाल ने, केरला ने बहुत अच्छा काम किया, जो निर्माण श्रमिकों को दिया, ऑटो रिक्शा चालक से लेकर के असंगठित क्षेत्र के मजदूर को दिया,
एकमात्र बिहार है जहां के 1000 करोड़ से अधिक पैसा पड़ा रह गया और निर्माण श्रमिकों को उन्होंने नहीं दिया। हमारी मांग थी कि जो पुलिसकर्मी और जो कर्मचारी दिन भर ड्यूटी करते हैं उनको कम से कम आप नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराइए या उसको उसका मान दे दीजिए। केंद्र सरकार ने 350 रुपया उसके लिए तय किया हुआ था। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार के, मुझे नहीं लगता राकेश जी बता सकते शिक्षक के किसी को वो 350 रुपया मिला होगा, तो उनको वाजिब चीज भी नहीं मिल रही। तो ये एक प्रकार का स्थिति है और हम लोग भी सामाजिक संगठन में काम करते हुए बार बार सरकार को चेताते हुए भी हम लोग विवश हैं कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है और कब जगेगी और कितने नुकसान के बाद जगेगी। ये स्थिति भयावह स्थिति है, इसमें से हम लोगों को स्वीकार करनी है। सूर्यदेव जी, राकेश जी, एक छोटा सा सवाल है। एक छोटा सा सवाल आया है, एक दर्शक है हमारे, तो शिक्षक नेता से ये जानना चाहते हैं कि सभी बच्चों के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन शिक्षकों को आदेश है कि आप स्कूल में जरूर जाएं। तो शिक्षकों के जिंदगी के साथ कब तक खिलवाड़ करेगी बिहार सरकार, ऐसा वो पूछ रहे हैं। कृपया इस सवाल को जरूर रखें। राकेश जी, प्रस्तावित है आपके समक्ष प्रश्न। देखिए, शिक्षक नेता से पहले मैं शिक्षक भी हूँ और जो नियम उन पर लागू होता है वो मेरे पर भी लागू है। सरकार जो है, अभी चुनाव में एक पत्र आया है, सरकार के उप सचिव ने निकाला है कि वैसे कर्मचारी जिनका उम्र 50 साल हो गया है या 25 साल सेवा हो गई है और वो कार्य करने की क्षमता नहीं रखते, उनको हटाने का आया है। तो कहीं ना कहीं ये भी चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जितने बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक बना सकते हैं, माहौल बना सकते हैं कि चुनाव का जो है, हमको शुगर है, हमको ये बीमारी है, इस कोरोना की महामारी में हम कैसे काम करेंगे। तो पहले एक लेटर निकाल दिया गया कि वैसे कर्मचारी जो मन में ये रखे होंगे कि हम छुट्टी लेकर गायब हो जाएंगे, तो सीधे एक डंडा दिखाया गया कि अगर तुम छुट्टी लिए तो तुम अब नौकरी से जाने वाले। तो जहां तक इस बच्चों के लिए है और हमारे लिए है, तो बच्चों के लिए शिक्षण कार्य बंद है, लेकिन सरकार जो है कि जो प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं या कहें जो सरकार को, शिक्षक को जो परेशान करने की नियत रखने वाले पदाधिकारी हैं, वैसे लोग जो है शिक्षक विद्यालय में आएंगे। तो विद्यालय में आने के लिए क्या बहाना बनाए कि चावल का वितरण करेंगे। अब आप सोचकर ये हैरान होंगे कि जहां हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां विद्यालयों में चावल गिरा दिया गया है। और बिहार के जहां जहां बाढ़ आया है अधिकतर विद्यालय डूब गए हैं, लेकिन वहां चावल बांटना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां लॉकडाउन लगा है, लोग नहीं जा सकते हैं, वहां डीबीटी 24 घंटे के अंदर पूरा होना चाहिए, नंटा पे कार्रवाई होगी, इस तरह का पत्र निकलता है। तो सबसे कमजोर अगर इस कर्मचारी, बिहार सरकार में कोई कर्मचारी है तो शिक्षक ही है, और शिक्षक में ही सभी फार्मूला लागू हो जाता है। इसलिए शिक्षक के नाते मैं ही प्रताड़ित होता हूँ। तो जिनका प्रश्न है कि हम सब मिलकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब सरकार को प्रताड़ना देने का अवसर है, तो हमारे पास ये एक वोट है, तो उस प्रताड़ना का अवसर मिला है, उसका भी उपयोग हम करेंगे। राकेश जी, अभी जो आपने कहा है कि 50 साल के अधिक उम्र वाले को अनिवार्य सेवा निवृत्ति करना है क्योंकि वो किसी भी प्रकार का बहाना न बना सके। अगर सरकार की मंशा इस चुनाव तक होती तो समझ में आ रही थी, कोरोना काल के लिए होता तो आ रहा था, लेकिन इस पत्र का सीधा सीधा अगर सामना हो रहा है तो कर्मचारियों से हो रहा है, और कर्मचारियों को बहाना बनाकर अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने का बिहार सरकार की जो मानसिकता है वह उचित है। और मुझे लगता है कि आपने इसका आकलन किया है कि नहीं चुनाव भर के लिए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। राकेश चौधरी जी से इस प्रश्न का उत्तर हम तो जानना चाहेंगे कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति के पीछे सरकार की मंशा जो है वह कितना हद तक राकेश जी से मिलता जुलता है या कितने हद तक सरकार की मंशा गलत है, इसकी सहमति राकेश चौधरी जी से हमारे दर्शक को जानना चाहते हैं।
सुरदेव जी, इस कोरोना काल में बिहार सरकार का कुछ निर्णय देखिएगा तो वो किसी भी व्यक्ति को देखकर के आश्चर्यजनक लगेगा। एक से एक निर्णय कर्मचारियों और श्रमिकों के विरोध में लिया। और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का ये 50 साल के जो भी कर्मचारी हैं उनको ये लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति देंगे और वो पद ये लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में देंगे, किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी में देंगे। ये बिहार सरकार की मंशा बन चुकी है। फैक्ट्री एक्ट में संशोधन, बहुत सारे ऐसे कारखाना अधिनियम में संशोधन हुआ बगैर संसद से चले हुए और एक अध्यादेश के जरिए पूरे के पूरे तरह से हमें लगता है कि, और मैं पूरे जवाबदेही के साथ बिहार सरकार पर आरोप लगाना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर से चंदा उगाही के लिए, आउटसोर्सिंग के द्वारा चंदा उगाही करके चुनाव से खर्चे निकालने के लिए ये कर्मचारी विरोधी कदम बिहार सरकार उठा रही है। इसकी तो जांच होनी चाहिए कि आप उन कर्मचारियों को क्यों निकाल रहे हैं। एक, जब केंद्र सरकार कह रही है कि आपको किसी कर्मचारी को नहीं निकालना है, वो अगर घर पर भी काम करते हैं, नहीं करते हैं तो आप उनको वेतन दीजिए और काम की सुरक्षा दीजिए। और दूसरे तरफ बिहार सरकार उन कर्मचारियों पर दोहरा मार, एक तो ये कोरोना काल में वो अपने जीवन को दांव पर लगा करके काम कर रहे हैं, उनको आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, और दूसरा आप उनके जॉब को भी लेने का काम कर रहे हैं। तो ये एक अमानवीय त्रासदी है बिहार में, और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर का हाथ है, और कहीं ना कहीं अपने आउटसोर्सिंग एजेंसी को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार सरकार इस तरह के श्रम विरोधी और कर्मचारी विरोधी की नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रही है। राकेश कुमार जी, सुरदेव जी, क्या आप राकेश चौधरी जी की बातों से सहमत हैं? जी एकदम सहमत है। इसमें एक और चीज जोड़ेंगे कि दूसरा जो कर्मचारी को हटाने के लिए जो नियोजन प्रक्रिया शुरू करनी है, दूसरा है कि अभी जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं समान काम समान वेतन, एक डिमांड को ही समाप्त करने बिहार सरकार एक दूरगामी सोच रख रही है कि वैसे जो इनको हम वेतन देते हैं, वेतनमान देते हैं, वैसे लोग जब नहीं रहेंगे तो नियोजित जो शिक्षक को लगा रहे हैं या हम जो संविदा में कर्मी को बहाल कर रहे हैं, वो आने वाले समय में समान काम समान वेतन जैसे डिमांड को जो है रखने का अवसर वो समाप्त करने की ओर जा रही है। लेकिन उसका जो सोच है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार सरकार जो कर्मी होता है उसको कई तरह की पावरें मिल जाती हैं, कर्मचारी को कई तरह का जो है लाभ मिलता है, लेकिन जैसे संविदा कर्मी में आते हैं वैसे लाभ जो लाभ है, शक्ति है, जो पावर है वो विलुप्त हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले श्रम में बदलाव आया है, उस बदलाव में दिया गया है कि जब कोई भी अगर संविदा में आप व्यक्ति को रखते हैं किसी खास टर्म के लिए, और टर्म अवधि अगर समाप्त होता है तो बिना नोटिस दिए उसको आप हटा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। यानी कि जैसे शिक्षक जो हम जो अब बहाल हुए थे तो हम 11 माह के लिए थे, आज हम जो है 60 वर्ष के लिए हैं। तो एक जो आंदोलन जो चल रहा है, आने वाले समय में सरकार किसी भी योजना में उसको शामिल अगर करती है तो वो अपने जो अवधि का है उस अवधि से अधिक हम रहे आंदोलन करे या संघर्ष करे, वो नियम को ही जो है समाप्त कर रही है कि जो सरकार है वो मजबूत स्थिति में रहे, जो फैक्ट्रियां हैं वो मजबूत स्थिति में रहे, और जो कर्मचारी हैं वो उनके हाथों में रहे, जिसको जैसे चाहे उसको मोड़ सके। जैसे हम जो नियोजित टीचर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, हम दोनों में अंतर है। अगर हमें अधिक मेडिकल की आवश्यकता पड़ेगी तो वो मिलना संभव नहीं। वहीं नियमित शिक्षक जो समान कर्मचारी, जो कर्मचारी के नाम पर पहले से 94 बैच तक जो बहाल हुए हैं बीपीएससी से या पहले के, उनको जो है कई दिनों का जो है मेडिकल है, ईएल है, कई तरह की योजना है कि वो अपने बीमारी में या कई तरह का लाभ ले सकते हैं, और हमें वो लाभ नहीं है। तो आने वाले समय में ऐसे चीजों को जो वो समाप्त कर देना चाहता है, वो जो लाभ हमको मिले, आज जो है कर्मचारी उनके हाथों में रहे, जब चाहे हटा दे, जब चाहे जोड़ दे, जब चाहे हटा दे जो शब्द है, सरकार चाहती है कि हम जैसा चाहे कर्मचारी वैसा करे, और वैसे करने के लिए उसकी कुछ पाबंदियां होनी चाहिए।
वैसे कुछ नियम होने चाहिए कि जैसे ही वो अब कुछ नहीं करने का प्रयास करे उसको हम हटा सके। तो बिहार सरकार जो है कर्मचारियों के प्रति एकदम उसी पटरी पर चल रही है। किस प्रकार कर्मचारियों को हम एक समय सीमा, एक नियम में बांध के रखें और जैसा हम चाहें, जैसे आपने जो प्रश्न किया कि कोरोना काल में हम चुनाव में जाएं या नहीं जाएं, ये प्रश्न आपने इसलिए किया कि हमारे पास पावर हो सकता है, हमारे पास लाभ है, नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर हम मरने भी जा रहे हो और सरकार कहे कि तुमको 10 बजे नौकरी में आना है, ड्यूटी में आना है, तो वो नियम रहने की नहीं आए तो आप सेवा से समाप्त माने जाएंगे। मैं सरकार उस दिशा में चल रही है। जितना जो नियम निकल रहा है उसकी एक शुरुआत है। अगर अभी के समय आप जो कर्मचारी हैं, जो नियोजित हैं या नियमित हैं, अगर अभी नहीं चेतेंगे तो आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य है, आने वाले जो छोटे बच्चे नौकरी की कल्पना रखते हैं वो समाप्त हो चुकी होगी। राकेश चौधरी जी 15 साल तक श्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का शासन बिहार में रहा और भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार 15 वर्ष शासन करते होने जा रहा है। इस 15-15 को अगर हम सामने लाते हैं और उसका जब आकलन करते हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि ये दोनों सरकारों में मजदूर हित में किसने काम किया और किसने मजदूरों के उत्थान के लिए काम किया, इसे आप किस रूप में देखना चाहते हैं? सूर्यदेव जी, जो 15 साल लालू जी का शासन था तो वो दौर एक बिहार में बहुत ही कहिए कि काला इतिहास अगर हम कहें तो वो रहा। और उस समय एक दौर था, नक्सलाइट संघर्ष थे, जातीय संघर्ष थे, आए दिन नरसंहार हो रहे थे और बिहार में जिस तरह आपराधिक घटना थी, बड़े संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ। लालू जी के समय में बड़े संख्या में लोग अपना घर बार छोड़ करके शहर की ओर चले गए, बाहर गए और बड़ी संख्या में उनको था कि हम वहां रहेंगे, पढ़ेंगे, सुरक्षित। नीतीश जी के सरकार में आने के बाद हम लोगों को उम्मीद था कि ये पलायन रुकेगा, मजदूरों के जो श्रम कानून थे या जो उनके हक हकूक हैं वो होगा। लेकिन आप देखेंगे कि नीतीश जी के 15 साल में विकास हुआ है, कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ राहत है कानून व्यवस्था की स्थिति में हम देखेंगे तो उस 15 साल के परिप्रेक्ष्य में तो हम कानून व्यवस्था सुधार हुआ है, ये हुआ है। लेकिन मजदूर के हित में और कर्मचारियों के हित में आपको कुछ कदम नीतीश जी ने उठाया हो नहीं है। पहले अपराधी मारते थे और नीतीश जी के शासन में सरकारी अधिकारियों के द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। आप जितने बहाली हुआ है आप उनको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे डाल दिए और एक इस तरह का शोषण का सिस्टम है। छोटा सा उदाहरण दूंगा सुखदेव, लगभग 3 लाख के संख्या में यहाँ पर बिहार में मध्याह्न भोजन में महिलाएं काम करती है। ये महिलाएं कौन है? ये महिलाएं आपको अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, ये दलित महिलाएं हैं, महादलित महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं और इस महिलाओं का वेतन 1250 रुपया है और आज तक वेतन नहीं बढ़ा। उसमें 1000 रुपए केंद्र सरकार देती है, बिहार सरकार का अनुदान 250 रुपए है और 12 माह में 10 माह का वेतन मिलता है। शिक्षकों को वेतन के बदले लाठी मिलती है। छात्र शिक्षकों का हो आंदोलन हो या कर्मचारियों का आंदोलन हो, यहाँ तक कि महिला कर्मचारी अगर आंदोलन करती है तो उसको लाठी के बल पर, गोली के बल पर दबाया जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो नीतीश जी का शासन और लालू जी के शासन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर आपराधिक तत्व शोषण करते थे और यहाँ पर जो है सरकार शोषण कर रही। दूसरा एक बेसिक फर्क है, लालू जी का शासन बहुत बुरा था, जंगल राज था, आपराधिक शासन थे, लेकिन मीडिया वॉचडॉग की भूमिका में थी, मीडिया खुलकर उस विरोध करती थी, न्यायालय बहुत सक्रिय था, लोग खुलकर लिखते थे,
आज आप देखेंगे कर्मचारियों की बात, हमारी खबरें मीडिया के किसी कोने में नहीं पड़ी रहती है। मीडिया की नकेल विज्ञापन नीति ला करके उन्होंने कस दी है। आज मीडिया में आपको नहीं मिलेगी। आप एक भी हिंदी अखबार उठा के सुरदेव जी देख लीजिए जहां की कर्मचारियों की मांग फ्रंट पेज पे आई हो। कोरोना काल में भी हिंदी मीडिया या बिहार की जो मीडिया है फ्रंट पेज पर कोई कोरोना की खबर चलाती हो, आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक सिस्टेमेटिक अत्याचार है। वो संवैधानिक ढांचे का, कानूनों का हेर फेर करके जो अत्याचार नीतीश शासन में हुआ है वो पराकाष्ठा पार कर गया। ये अंतर है। राकेश कुमार जी, जी आपका इस विषय पर क्या है मंतव्य? देखिए, जहां तक 15 साल जब आरजेडी की सरकार थी, उस समय छात्र जीवन के तहत आपके साथ भी काम हमने किया। अब वर्तमान में आज कर्मचारी बन के जो है इस शासनकाल में काम करने का अवसर मिला है। दोनों में भूमिका मेरी अलग अलग रही और दोनों में आप देखेंगे कि उस समय जब छात्र नेता में हम लोग काम करते थे, आरजेडी की सरकार ही क्यों नहीं थी, छात्रों पे कभी लाठीचार्ज नहीं। लेकिन जैसे केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गया, किशनगंज जैसे मुद्दे टिकने को हम लोग आंदोलन किए और वो जो आंदोलन की नींव सुशील मोदी, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। दोनों में अंतर है। कई चीजों में लालू जी सही थे, इसमें नीतीश जी सही थे। छात्र जीवन में जो भूमिका हमारी रहती थी, केंद्र में पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों हमारी बातों को सुनने का काम करते थे। आज के डेट में हमें केवल वोट बैंक की राजनीति बना दी गई। हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि जब बिहार में सुशील मोदी जी जब सत्ता में नीतीश के साथ अलग हो गए तो कहने लगे जब हम सत्ता में आएंगे तो समान काम समान वेतन देंगे। उसमें माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, हम लोग का आंदोलन चल रहा था। हम लोगों के जब दरवाजे में गए तो हम लोगों से मिलने तक का भी जो है अवसर वो नहीं मिला। आज फिर सत्ता परिवर्तन हो गई, सुशील मोदी जी फिर उप मुख्यमंत्री हो गए, तो उनका जो पेपर का कटिंग हम लेकर घूमते हैं, भाई हम आएंगे समान काम समान वेतन देंगे, वो भुला रहे। और तेजस्वी चिल्ला रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको जो है वेतनमान हम देंगे। इन्हें दोनों लोगों को हम लोगों ने देख चुके हैं कि सत्ता में आने के बाद उनकी जो मानसिकता है वो कर्मचारियों के जो टॉप मोस्ट जो कर्मचारी है वो परिवर्तन कर देते हैं। चाहे सत्ता में कोई आओ, लालू जी आए, नीतीश जी आए, सुशील मोदी जी आए, तेजस्वी जी आए, कर्मचारी की जो भूमिका, जो निचला कर्मचारी है वो उस समय प्रताड़ित होता था, आज भी प्रताड़ित हो रहा है। क्योंकि जो टॉप मोस्ट अधिकारी है वो पदाधिकारी कोई बैठ जाए, नियम ये नियम है, वो नियम है, नियम की जो गुत्थियां है इस प्रकार उलझा दिया जाता है कि जो करने का प्रयास भी अगर करना चाहे वो कर नहीं सकता। जीताराम मांझी जी के अंदर इच्छा शक्ति थी, अगर आज हमको वेतनमान मिला है तो जीताराम जी मांझी जो है जाते जाते हम लोग को जो वेतनमान की घोषणा कर गए उसी का नतीजा है कि हम लोग को वेतनमान मिला। और आज भी हम जो है एक फिक्स डिपोजिट तक काम करते हैं, हमारा आंदोलन चलता है। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए जो टॉप मोस्ट अभी जो है हम लोग का सेवा शर्त जो अभी आप कह रहे हैं, सेवा शर्त जो है 9 महीने में माँ एक कोई औरत जो है माँ बन जाती है, लेकिन कई वर्ष बीत गया, बीतने के बाद आज तक सेवा शर्त हम लोग का निर्माण नहीं हुआ। जो 10 पन्ने का 20 पन्ने का सेवा शर्त है, इस सरकार क्या कर सकती है, इससे कल्पना कर लीजिए कि जो 10 पेज का सेवा शर्त होता है वो भी सेवा शर्त क्या है कि हम किस प्रकार प्रताड़ित हो, किस प्रकार हम बंद है, इसमें बुद्धि लगाना है। ये बुद्धि भी इतने वर्षों में वो नहीं लगा सके तो निचले स्तर पर क्या काम बिहार सरकार कर रही है अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसमें अधिक हम क्या बताएं। राकेश कुमार जी, मुझे जहां तक ध्यान है कि लालू जी के शासनकाल में जितनी भी नियुक्तियां हुई उनमें से विशेषकर नियुक्तियां वेतनमान पर हुई जी, चाहे वह शिक्षकों की नियुक्ति हुई हो चाहे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। लेकिन भाजपा और जदयू की सरकार में अब जितनी भी नियुक्तियां हो रही है या तो नियोजन पर हो रहा है या नहीं तो अतिथि के रूप में उनको स्वीकार किए जा रहे हैं। जी जी, तो मुझे लगता है
कि इन दोनों परिस्थितियों में कर्मचारियों का हित समाज हित में कहां निहित है, इसके बारे में राकेश चौधरी जी से हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। ये सही है कि लालू जी के समय में जब वो शिक्षकों की बहाली हुई तो उनका हो या और कोई भी बहाली हो तो वो अस्थायी नियुक्ति हुई है। नीतीश जी ने अधिक संख्या में लोगों को नौकरी हम दें और इसके आधार पर उन्होंने अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति न करके बहुत कम वेतनमान पे यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे लोगों को बहाल किया। तो ये आप देखेंगे तो जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई आज उनको वेतनमान नहीं, जो नर्स हैं या जो आशा फैसिलिटेटर हैं, आपको आश्चर्य लगेगा सुखदेव जी कि जो आशा वर्कर हैं उनको कोई वेतन ही नहीं है। जिस जीविका के बल पर नीतीश कुमार राजनीति करते हैं उस जीविका कैडर को कोई वेतन ही नहीं है। उनको एक मानदेय दिया जाता है। आशा कर्मी को अलग अलग चीज में कि आपने किसी गर्भवती महिला को लाया तो उसका कुछ मानदेय, कुछ टीकाकरण, लेकिन कोई नियमित वेतन ही नहीं। तो इस तरह की परिस्थितियां बिहार में हैं। और बिहार में अगर कहा जाए तो नागनाथ बनाम सापनाथ की लड़ाई, तो वो उस बीच में हम लोगों को एक का चुनाव भी होता है। ये इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारी अपना योगदान इस कम वेतन देने पर भी अपना समाज के प्रति और बिहार के प्रति जो या अपना ड्यूटी के प्रति जो कर्तव्य है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इस 4 माह के कोरोना काल में बिहार के कर्मचारियों ने बिना वेतन का, जो नर्स काम करती है उनको, कई नर्सों को आज 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिली, आशा को कोई सुविधा नहीं मिली। लेकिन आप देखेंगे कि जो शिक्षक के ऊपर आपने लाठीचार्ज चलाया, जिस शिक्षक के ऊपर आपने गोली चलाया, जिस शिक्षक को अपशब्द कहे, वह शिक्षक इस कोरोना काल में आज डटकर समाज के प्रति और बिहार को बचाने के लिए लड़ रहा है। लेकिन इस एक एक कर्मचारी आज लड़ रहा है। आज सरकारी अस्पताल में, जिसे कि आज लोग गाली देते हैं, वो सारे निजी हॉस्पिटल बंद हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी आज भी सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं। आज स्कूल के टीचर अपने परिवार को, अपना घर छोड़ करके प्रत्येक 24 घंटा आपका लग रहा है, हर एक आदेश मांग। समाज के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है वो पूरी निष्ठा के साथ वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है कोरोना काल में। लेकिन समाज, जो राज्य का, जो सरकार को इन कर्मचारियों के प्रति जो दायित्व है वो कहीं निर्वहन नहीं हो रहा। ये इन 4 माह के दौरान, और ऊपर से इनसे कहिए कि पूरे निष्ठुर तरीके से उन पर कार्रवाई हो रही है। ये बिहार में एक बहुत ही भयावह स्थिति और दुखद स्थिति। ऐसे परिस्थिति में कोरोना काल में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें शहादत प्राप्त हुई है, और जैसी स्थिति बनती जा रही है कर्मचारियों का जान जो है वह खतरे में है। लेकिन इस परिस्थिति में सरकार की भी कोई ऐसी नीति सामने नहीं आ पा रही है जिससे मजदूरों का हित का रक्षण हो सके। ऐसी परिस्थिति में हम दोनों नेताओं से जानना चाहेंगे कि आप लोग इस कोरोना काल में मजदूरों के परिवार के हित के लिए कैसे नीति और कौन से सुरक्षा कार्यक्रम की अपेक्षा रखते हैं। पहले राकेश चौधरी जी। सुरदेव जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के काम में फर्क कैसे पड़ता है। केंद्र सरकार ने एक बीमा योजना निकाला है कि जो शहीद हो जाएंगे कोरोना योद्धा, उनको हम 50 लाख का बीमा दें। बिहार सरकार ने, सूर्यदेव जी, एक शिक्षक जो दर्शक हैं हमारे, वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि सब लोगों को बीमा तो मिलता है, हर कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है उनको बीमा है, तो फिर शिक्षक को क्यों नहीं, और शिक्षकों की आवाज कौन उठाएगा? कृपया इस सवाल को भी उसमें ऐड करेंगे प्लीज। राकेश कुमार जी से इस विषय में, जो हमारे शिक्षक नेता हैं, उनसे इसका पक्ष जानना चाहेंगे। फिर उसके बाद राकेश चौधरी जी से भी इस विषय में हम लोग जानना चाहेंगे।
देखिए उसके लिए जो है बिहार के जितने भी शिक्षक संगठन हैं, सभी संगठनों के नेताओं ने जो है विधिवत जो है केंद्र को भी और बिहार सरकार को भी लिख कर दिया गया है कि जहां सबसे अधिक संख्या शिक्षकों की लगी है, लेकिन बीमा से ही हमको अलग रखा गया है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय मजदूर संघ के ही आंदोलन के तहत कई राज्यों में जो है आंगनबाड़ी को जोड़ दिया गया है, शिक्षकों को भी जोड़ा गया है। लेकिन बिहार में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो है एक अपनी छवि कर्मचारियों के विरोधी के रूप में बना चुके हैं। उनके लिए कोई कर्मचारी महत्वपूर्ण नहीं है, वो जिंदा रहे मरे कोई भी लाभ देने का काम जो है बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे हैं। उनसे अपेक्षा हमको नहीं है कि 50 लाख का बीमा में हमको शामिल किया जाएगा। लेकिन हाँ, उसी प्रकार केंद्र से हमारी डिमांड चल रही है, मुख्यमंत्री को हमने लिखा है, प्रधान सचिव को भी लिखा है कि इस बीमा में हम लोग को जोड़ा जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी जो है सकारात्मक पक्ष नहीं आया है कि हाँ हम आपके प्रति जो है एक प्रयास करते हैं कि आप भी इस बीमा का लाभ आपको मिले। ऐसा कुछ सकारात्मक पे सरकार की तरफ से नहीं आया है। केंद्र के लिए इधर के दिनों में श्रम मंत्री से भी माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा गया है, उसका अभी जवाब नहीं आया है, आते ही फिर आपको बताया जाए। राकेश चौधरी जी, आप इतने बड़े संगठन के माननीय प्रांत मंत्री हैं, तो ये संघ की भूमिका क्या रही है इन शिक्षकों के बीमा के दृष्टि से, उसको सामने रखने का प्रयास किया जाए। सुरदेव जी, ये 50 लाख का बीमा सिर्फ शिक्षकों को ही बिहार में नहीं मिला। बिहार में एक अराजकता की स्थिति है, कोई नीति निर्धारक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी होम क्वारंटाइन है, वो बाहर निकल नहीं रहे, उनके सचिव हैं। मैं तो कहूंगा कि ये पूरी सरकार, बिहार सरकार नीति के मामले में कोई नीति ही नहीं, अराजकता है, ये पैरालिसिस हो गई ग्रस्त सरकार है। आप कोई नीति निर्धारण नहीं है। शिक्षक को यहाँ पर आपको बीमा नहीं है, होमगार्ड के जवानों को बीमा नहीं है, आपको आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को नहीं है, जीविका कैडर को बीमा नहीं है, बड़े संख्या में कर्मचारियों को बीमा ही नहीं है। ये स्थिति बिहार की है और सबसे दुविधा है कि हम अपनी बात कहें किसको। माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल के शासन में एक बार भी श्रमिक प्रतिनिधियों से नहीं मिले। उनके सचिव जो है, उनके बारे में अखबार में आया कि वो बीमार हैं, उनसे भी वो भी मिलना नहीं है। आप स्वास्थ्य विभाग में अलग अफरा तफरी है, वहां मिलने का प्रयास कीजिए, कहेंगे कि अभी हम लोग कोरोना से बचा। तो कोई स्पष्ट नीति नहीं है इस बिहार सरकार में। अभी एक उदाहरण देता हूं, सरकार के अंतर क्या होती है। मध्य प्रदेश में एक आंगनबाड़ी बहन का देहांत कोरोना में घर घर जाके स्क्रीनिंग के दौरान हो गई। माननीय शिवराज जी चौहान ने उसे मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया और 50 लाख रुपए का बीमा का चेक दिया और उस बहन के जिनका की देहांत हुआ था इस लड़ाई में कोरोना के खिलाफ लड़ते हुए, उस परिवार को एक नौकरी दी। और बिहार में आज तक कोरोना के लिए लड़ रहे कर्मियों से एक बार वर्चुअल मीटिंग भी कर लेते, एक उत्साह वर्धन भी कर लेते, तो हम लोगों को लगता कि नहीं, एक अभिभावक है जो हमारी चिंता कर रहा है, हमें एक तरह से पूरा कर्मचारी और पूरा बिहार एक अभिभावक विहीन, एक पिता विहीन स्थिति में है। इसलिए एक अराजक स्थिति है और इस स्थिति में हम लोगों ने कई बार मांगे की है, लेकिन दुर्भाग्य है, इस सच्चाई को हम लोग भी स्वीकार करते हैं कि आज तक नीतीश जी ने 15 साल के शासन में श्रमिकों के प्रतिनिधि से मिलना गंवारा नहीं है। और बाकी उनके मंत्रियों से मिलिए, उनको हम लोगों ने कई बार, हमने स्वास्थ्य मंत्री को कहा, शिक्षा मंत्री को कहा कि इन लोगों निर्णय लेंगे, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद जो है अज्ञातवास में है। जिस राज्य का सेनापति इस विपत्ति परिस्थिति में लोगों को छोड़कर 13 करोड़ बिहारियों को छोड़ करके घर में बंद हो, उस व्यक्ति के शासन काल में किसी भी व्यक्ति का भला कैसे होगा, ये खुद ब खुद है। ये हास्यास्पद स्थिति है बिहार की, ये गंभीर और चिंतनीय विषय है। श्रुति तो राकेश जी, सुखदेव जी,
एक एक दर्शक ने अभी लिखा, राकेश जी से ये प्रश्न है कि जब आप बोल रहे हैं कि पैरालिसिस हो गया है तो उस अंग को काट दिया जाता है, तो क्या आप बिहार से नीतीश कुमार को काट देंगे, मतलब कि उनको अलग कर देंगे राजनीति से, ऐसा वो लिखना चाह रहा है, मुझे जैसा प्रतीत होता है। कृपया इस पे प्रकाश जरूर डालें। राकेश जी, दोनों राकेश जी से प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार जी को सत्ताच्युत करने के लिए आप दोनों माननीय नेताओं का संगठन काम करेगा क्या? गुरुदेव जी, क्योंकि जहाँ आपने भी तक कहा है जी, आपने कहा है राकेश चौधरी जी कि सरकार जो है पैरालाइज हो चुकी है, एक तरह से कहा जाए सरकार निकम्मी है, और सरकार जब निकम्मी हो जाए, जब किसी काम के लायक नहीं रहे, तो अंग अड़ गल जाए, उसको हटा देने से इस समाज की भलाई उसमें निहित है, कैंसर न फैले। तो क्या ऐसे परिस्थिति में वर्तमान कालिक बिहार की सरकार को हटाने के लिए कर्मचारियों का संगठन आगे आएगा क्या? जहाँ तक सरकार को हटाना या उनको रखना, यह भारतीय मजदूर संघ या कृषि कर्मचारी संगठन का काम नहीं है। हम एक मतदाता के रूप में निर्णय देते हैं। बिहार की 7 करोड़ मतदाता जो निर्णय देंगे और उस लोकतांत्रिक निर्णय को हर आदमी को स्वीकार करना। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है बीएमएस का कि इस देश में कोई भी सरकार, चाहे किसी भी दल की सरकार रहे, किसी विचारधारा की सरकार रहे, वो लोकतांत्रिक रूप से चुनाव जीतकर अगर आती है तो वह सरकार हमारी सरकार है। उस सरकार की अच्छी नीतियों का समर्थन और गलत नीतियों का विरोध ये समाज में होना चाहिए। एक जागरूक सामाजिक संगठन होने के नाते हमारा ये दायित्व। इसीलिए लोकतंत्र का एक महापर्व जब चुनाव आएगा तो सरकार के उन निर्णयों का जिनका असर इस देश के किसानों पर, मजदूरों पर, कर्मचारियों पर बुरा पड़ा है, ये हम उनको बताने का काम जरूर करते हैं लेकिन हमारा ये नहीं होता कि आप इस दल को वोट दीजिए या उस दल को। तो ऐसा कोई व्हिप जारी करना भारतीय मजदूर संघ का काम नहीं है। हम अपने कर्मचारियों को, हम अपने जुड़े सदस्यों को परिस्थिति और राज्य के हित में जो निर्णय हो वो निर्णय करने का ही सिर्फ आग्रह करते हैं। राकेश जी, दर्शक ने फिर से उस पर कमेंट किया, उन्होंने उसको उस वाक्य को शायद सही करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या आप जन जागरण चलाएंगे अपने स्तर से, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, जैसा मैं अभी समझ पा रहा हूं उनके कमेंट से। मतलब कि लोगों को जागरूक करेंगे क्या, ऐसा करना चाह रहे हैं शायद। जी 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 जी, आप अभी आर्थिक नीति के मामले में मुझे लगता है कि अगर इस देश में कोई विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई सशक्त विपक्ष अगर कोई है तो वो कांग्रेस नहीं है, वो भारतीय मजदूर संघ। और पूरे देश में, बिहार की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, पूरे देश में अभी केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन हो चल रहा है और ये अनवरत चल रहा है, जनवरी माह से चल रहा है। और कोरोना के कारण हम लोगों ने उसका कुछ स्वरूप बदल दिया है, लेकिन हम एक व्यापक आंदोलन सरकार के खिलाफ करने वाले। बिहार सरकार के खिलाफ भी जो अभियान है वो हमारा रुका नहीं। हमारे शिक्षक संघ आंदोलन कर रहे हैं, हमारी जीविका का आंदोलन अभी चल रहा है, हमारी आंगनबाड़ी बहनों का चल रहा है। तो ये सारे जो जागरूक करना है श्रमिकों का, कर्मचारियों का, ये अनवरत चलने, समाज को जगाने का काम हमारा 365 दिन का है। हम राजनीतिक दल की तरह नहीं है कि चुनाव आएंगे तो फिर हम आ जाएंगे और चुनाव चला गया तो हम चले जाएंगे। समाज को जगाना 365 दिन हमारा काम है और उस काम में हम अनवरत लगे। सूर्यदेव सर, सूर्यदेव जी, राकेश कुमार जी से प्रश्न है। सूर्यदेव जी, एक नीलेश झा जी हैं जो लिखते हैं कि अभी बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं कोई सरकार में आने लायक तो है नहीं,
किसी भी दल की कोई राजनीतिक दूरदर्शी नहीं है। जनता के हक में अच्छा काम करेगा, बस उसकी राजनीति सरकार बनाने तक ही है। अगर बिहार में चुनाव हो तो हर विधानसभा में सुयोग्य निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया जाना चाहिए क्या? ऐसा दोनों गेस्ट से शायद ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर एक बार प्रश्न को लास्ट वाले पंक्ति को दोहराया जाए। अगर बिहार में चुनाव हो तो उसमें हर विधानसभा में सुयोग्य निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया जाना चाहिए क्या? ऐसा नीलेश झा जी पूछना चाह रहे हैं। राकेश कुमार जी और राकेश चौधरी जी दोनों आदमी से नीलेश झा जी का प्रश्न है कि इन दोनों को छोड़ प्रकार हर एक विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार को निर्वाचित करने में हमारी भूमिका हो सकती है क्या? देखिए, जहां तक मेरी बात है, हमारे संगठन की बात है, तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने का काम हम लोग का नहीं, ना ही किसी प्रत्याशी के पक्ष में विपक्ष में प्रचार। ऐसा ये नहीं बोलना चाह रहा। इनका कहना है कि अगर कोई निर्दलीय सुयोग्य उम्मीदवार होता है तो क्या उनको मदद करना चाहिए या उनके प्रति रुझान होना चाहिए क्या? ये जनता एक जनरल सवाल ही पूछ रहा है, उसमें आपका व्यू जानना चाहिए। इसके लिए जो है, देखिए, मैं जो लोकल क्षेत्र में कोई निर्दलीय अगर खड़ा होता है तो उस लोकल क्षेत्र में उसकी क्या पहचान है, लोकल में वो कितना सहभागिता उसका जो है आम जनता से, कर्मचारी के प्रति होता है, ये वहां निर्भर करता है। वहां के लोगों से अगर वो अच्छा है तो मदद होगा, नहीं अच्छा है तो हम लोग केवल कर्मचारी मदद कर देंगे तो सत्ता मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आम जनमानस उसका कैसा स्वभाव है। राकेश जी, हम करेंगे पूरा काम, काम का लेंगे पूरा दाम। हम ये नहीं कहते कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, लेकिन हम काम करते हैं और उसके बदले में मुझे वेतन नहीं मिले, जीवन की सुरक्षा नहीं हो, तो हम लोग भी ये कहते हैं कि जो सरकार रोजी रोटी जो दे न सके वह सरकार निकम्मी है। और कर्मचारी परिवार के लोग हैं, उनकी भी जो है जनमत निर्माण में भूमिका बनती है। थोड़े कहा जा रहा है कि भारतीय मजदूर संघ किसी को चुनाव में लड़ाएगी और जिताएगी, ये नहीं कहा जा रहा है। और चुनाव जीतने के बाद भूमिका बनती है, कर्मचारियों के साथ संबंध, पदाधिकारियों के साथ संबंध, उसके पहले तो रोड पर रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए परिवार के सदस्य हैं या जो लोग इसके मारे हुए हैं, इस सरकार के नीतियों के मारे हुए हैं, निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। और विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और विरोध होना चाहिए तो जनमत निर्माण में उनको सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उनका प्रश्न है। वर्तमान सरकार के खिलाफ रोड पे अगर कोई सबसे ज्यादा सक्रिय है तो शिक्षक समाज है। यहाँ से लेके दिल्ली तक जो है बिहार सरकार के खिलाफ अगर कोई संघर्ष करने का काम कर रहा है तो शिक्षक ही कर रहा है, चाहे वो न्यायालय में हो, रोड में हो, या सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के अंदर जो है प्रचार प्रसार का काम भी अगर वो खिलाफ में शुरू है तो शिक्षक समाज ही कर रहा है। और सरकार वर्तमान में अगर किसी कर्मचारी को नहीं देखने का चाहती है तो शिक्षक समाज ही है। इतने सालों में किसी कर्मचारी से वो मिले नहीं मिले, माननीय मुख्यमंत्री शिक्षक परिवार के नाम से ही भड़क जाते हैं, ऐसा देखने का अवसर कई बार मिला है। और जो अच्छा काम करेंगे तो कर्मचारी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और सभी के सहयोग से जो अच्छा काम करेंगे वो चुनाव जीतेंगे। राकेश चौधरी जी। राकेश चौधरी जी। जी, इस कोरोना काल में जान जरूरी है या मतदान? जान जरूरी है और उसके बाद मतदान है, और आराम से हो सकता है। अभी आप अगस्त तक, आप सितंबर तक इंतजार कर सकते हैं कि अगस्त तक, 31 अगस्त तक आप देखिए कि ये जो हम ग्राफ है कोरोना का कहाँ तक बढ़ता है। अगर वो ग्राफ 31 अगस्त तक गिरने लगता है, उसमें गिरावट आने लगती है, तो फिर आप मतदान कर सकते हैं। बिहार में पर्याप्त बल में कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी करवा सकते हैं। लेकिन 7 करोड़ मतदाता हैं और लगभग 65 साल के, अगर उनसे अधिक 65 और 65 से अधिक साल की उम्र के मतदाता देखें तो लगभग ये 8% के करीब आ जाते हैं। तो फिर उनकी भी सुरक्षा जरूरी है। तो हमें लगता है कि अभी
बिहार में एक एक बिहार वासियों को सुरक्षित रखना, क्योंकि लोग जो जीवित रहेंगे तब मतदान जाएंगे, लोग अस्पताल में रहेंगे और चुनाव हो तो उसको वंचित हम नहीं कर सकते। सरकार के निर्णय के कारण कोई आदमी चुनाव में भाग नहीं ले सके, ये संवैधानिक नहीं है। तो इसलिए पहले व्यक्ति का जीवन जरूरी है। यह बहुत संकट का समय है, ये युद्ध की स्थिति है। और एक देखिए, आप कई राज्यों में चुनाव नहीं करा रहे, आप कई विधान परिषद की सीटें खाली हैं, कई राज्यसभा की सीटें खाली हैं, कई विधानसभा की, वहां पर चुनाव की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बिहार में चुनाव होगा। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? इसलिए अभी चुनाव जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक महीने का वेट एंड वॉच में देखिए कि अगस्त तक में ये ग्राफ कहाँ जाता है। अगर स्थिति सुधार हो जाएगा तो आप चुनाव कराइए, नहीं स्थिति होता है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाए करके फिर जब स्थिति समान होगा आप चुनाव करा सकते हैं। इससे बहुत बड़ा कोई राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। पहले जान जरूरी है। राकेश कुमार जी से निवेदन है। सुरदेव जी एक सेकंड, नाम में जरा देख लो। नागमणि जी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिहार की जो वर्तमान सरकार है वो चुनाव कराने की इतनी जल्दबाजी उनमें क्यों है। इस पर कुछ वक्तव्य दे सकते हैं क्या आपके गेस्ट? ऐसा ये लिख रहे हैं। मैंने अपनी बातों में पहले ही स्पष्ट किया कि माननीय नीतीश कुमार जी अभी जो परिस्थिति है उसको समझ रहे हैं। और राकेश चौधरी जी जब बताए कि 21 अगस्त तक क्या होगा, तो जिस प्रकार ग्राफ फरवरी से देखिएगा लगातार बढ़ते जा रहा है। आजकल जो है रेशियो था, जितना जांच हो रहा है हर 15 व्यक्ति में एक कोरोना पॉजिटिव निकल रहा था। आने वाले समय में क्या होगा कि कोरोना के मरीज बढ़ेंगे, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, हम कोई व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं उनके इलाज के लिए। तो एक और जो बाहर से आ रहे हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हम कुछ मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। इन सब चीजों से क्या होगा कि सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार होता चला जाएगा। और जितना देरी होगा, सरकार के काम नहीं करने के कारण आम जनमानस में सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार हो जाएगा। उस माहौल को तैयार होने से पहले ही सरकार चुनाव कराने का प्रयास कर रही है, मेरे समझ। राकेश चौधरी जी, सुरदेव जी 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 मुझे जो लगता है जी मुझे लगता है ये कि बेचैनी जी मुझे लग रहा है कि बिहार सरकार जो चुनाव करने के लिए इतनी बेचैन है, तो ये मेरा संगठन का राय नहीं है। संगठन चुनाव कब हो ना हो ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन व्यक्तिगत मुझे जो लग रहा है सामाजिक क्षेत्र में काम करने के द्वारा एक चीज मानना होगा कि बिहार में 15 साल शासन करने के बाद नीतीश जी का वो इकबाल उन्होंने खोया है। आज वो नीतीश कुमार नहीं है जो कि आप उन्हें वोट देंगे वो फिर जैसा स्थिति लग रहा है वो सत्ता में फिर वापस आएंगे, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इकबाल अब नीतीश कुमार ने खो दिया है। बिहार की जनता में वो जो स्थान नीतीश कुमार का दिल में होता था, वो इकबाल वो हनक जो होती थी वो आज हो चुकी है। 2015 के निर्णय के बाद बिहार के युवाओं में बेचैनी है कि आखिर विकास का मतलब सिर्फ सड़कें बिजली नहीं होती, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में है। मुजफ्फरपुर में मरते हुए बच्चे हो, कोरोना हो या बड़े सृजन घोटाले हो, सृजन घोटाले में शामिल व्यक्ति को जदयू का टिकट देके सीतामढ़ी से लड़ना, ऐसे कई चीजें हैं जिससे कि बिहार में एक अजब तरह की बेचैनी। और मुझे लगता है कि नीतीश जी एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो समझ रहे हैं कि हमको ये कोरोना काल में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो केंद्र की योजना है, जो घर घर अनाज मिला, जो जनधन के मार्फत या उजाला के मार्फत जो पैसा मिला, तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में उन निचले तबकों में जो कुछ नाराजगी को कम किया है। और जब आप बड़े स्तर पर चुनाव होगा, वर्चुअल स्तर पर चुनाव प्रचार होंगे, जब आप सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिएगा तो सत्ता दूर फायदे में रहेगी।
निर्दलीय फायदे में नहीं रहेंगे, कई छोटे दल फायदे में नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारे चीजों को लेकर के नीतीश जी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये अगर चुनाव करा ले तो उनको होने वाला नुकसान कम से कम हो। ये मेरा आकलन, व्यक्तिगत आकलन। तो पूरा बिहार कोरोनामय है और बाढ़ की स्थिति है आधे बिहार में। ऐसे परिस्थिति में क्या चुनाव टालना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए? राकेश कुमार जी, चुनाव नहीं हो जब तक जो है कोरोना और बाढ़ पर नियंत्रण नहीं हो जाता है तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। और जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना तो संवैधानिक चीज का मामला है कि जो वर्तमान में उसको कार्यवाहक मुख्यमंत्री रखा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा, वो चुनाव आयोग और संविधान पीठ अपना निर्णय लेंगे। लेकिन कोरोना जो जब तक है तब तक चुनाव के पक्ष पर हम लोग नहीं। राकेश चौधरी जी, आपका क्या मानना है? नहीं, राष्ट्रपति शासन बिल्कुल बिहार में लगना चाहिए। सुखदेव जी, किसी भी व्यक्ति को मतदान देना उसका संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। जिस देश में अभी यातायात पर प्रतिबंध हो, आप रेलवे ट्रेनें नहीं चल रही हैं, आज यातायात का साधन नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने की स्थिति नहीं है, तो इस परिस्थिति में आप क्यों चुनाव कराना चाह रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति अगर बंबई में है, कोई दिल्ली में है और वो बिहार के चुनाव में आकर के मतदान करना चाहेगा तो आज किस साधन से आएगा? और दिल्ली बंबई की बात छोड़ दीजिए, हजारों लोग झारखंड में काम करते हैं, या अगर कोई व्यक्ति गोपालगंज में, छपरा में, सिवान में है और उसका वोटर लिस्ट में कटिहार के किसी बूथ में है तो उसको आने में परेशानी है। आप आखिर क्या करना चाहते हैं? जिस परिस्थिति में न्यायपालिका, मुझे लगता है कि भारत की आजादी में पहली बार न्यायपालिका बंद हो गई है, जबकि न्यायपालिका भारत में 12 रात में खुली है लोगों को न्याय देने के, तो न्यायपालिका बंद है, आप के जो न्यायपालिका बंद है, आप यातायात बंद है। इन परिस्थितियों में मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी और जिद है कि हम चुनाव कराएंगे। तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी फिर आप चुनाव करा लीजिए, इसमें से किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। कार्यक्रम के अंत में राकेश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे बिहार स्वाभिमान आंदोलन के दर्शकों को आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सभी सम्मानित दर्शकों से मेरा यही कहना है कि अपने अगल बगल कोरोना के जो मरीज हैं या कोरोना जो योद्धा हैं उनके प्रति जो है हम अपना काम करें। बाढ़ अगर है तो बाढ़ से जो प्रभावित हैं जितना हमसे सहयोग हो सकता है उनको मदद करने का काम करें, तो ताकि इस महामारी और बाढ़ जैसी विषय से हमारे जो संबंधी हमारे मित्र हैं उनका बचाव हो। हम जितना प्रयास कर सकें, जितना मेहनत कर सकें हम मदद करें। और मदद से पीछे नहीं जाना चाहिए। और कोरोना जैसे महामारी से हमें मानसिक रूप से तो बीमारी दिख नहीं रही है, मानसिक रूप से जो है मजबूती सबको प्रदान करें कि बीमारी अगर किसी को हो तो मानसिक इतना मजबूत रहे, बीमारी कब आए कब चली जाए, एक सबका एक प्रेम भाव रहे, यही कहना चाहता हूँ। राकेश चौधरी जी, आपका बहुत बड़ा संगठन है, आप उस संगठन के हमारे माननीय नेता हैं, आप हमारे बिहार स्वाभिमान आंदोलन के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा कहना है कि हम लोग सुरक्षित रहें और इस महामारी में अपने और अपने परिवार को हम बचाएं। साथ ही हमें जो कोरोना योद्धा, इस महामारी में जो भी कर्मचारी या चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या उच्च स्तर के पदाधिकारी, इन सबों के प्रति हम सम्मान का भाव रखें और अपने आस पड़ोस को, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अगर इस विषम परिस्थिति में किसी को सहायता और मदद की आवश्यकता है कोरोना या बाढ़ में, तो हम जो अपने आप को सुरक्षित रह करके कर सकते हैं वो हम करते रहें। दूसरा मेरा संदेश होगा कि सत्ता जो है वो किसी की भी हो, वो आगे चल करके निरंकुश हो जाती है, उसमें कई विकृतियां आती है। तो मैं बिहार स्वाभिमान के दर्शकों को कहना चाहूँगा कि बिहार
चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती है कि हम जागरूक होंगे तो कोई राजनीतिक विकल्प ये इसकी कोई नहीं। अगर हम बिहार के लोग जागरूक होंगे तो जरूर बिहार को हम उस पुनर्स्थापित कर देंगे जो उनकी पूरी प्रतिष्ठा है। बिहार की वह धरती है जहाँ का एक व्यक्ति एक चरवाहे को उठा के लाता है और चंद्रगुप्त जैसे विशाल साम्राज्य को करता है। इसलिए जो है हमारा बिहार को बचाने और इसके स्वाभिमान और इसकी उन्नति के लिए हम लोग कार्य करें, हमारा यही कर्तव्य है। सुरदेव जी, एक सवाल लास्ट में है, दोनों दर्शक से पूछना चाह रहे थे, क्या ऐसा तो नहीं कि 35 लाख जो अप्रवासी मजदूर बिहार में आए हैं वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, इसलिए पार्टियां बेचैन है, मतलब खास करके सत्ताधारी पार्टियां? लास्ट सवाल है, छोटा सा है, थोड़ा सा। नीलेश झा जी हमारे दर्शक हैं, वो बार बार लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ? अगर क्वेश्चन ना समझ आया तो मैं फिर से दोहराऊंगा। समझ में आ गया। जी जी जी, थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। राकेश चौधरी जी, जो बाहरी प्रवासी मजदूर जो बिहार लौट कर आए हैं वो सत्ता के चेंजर के रूप में साबित हो सकते हैं, खेल को बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं, इस रूप में वह साबित हो सकते हैं, इसलिए बेचैनी है चुनाव कराने की। ऐसा है क्या? वो 35 लाख मजदूर गेम चेंजर हो सकते हैं सुखदेव जी, क्योंकि उसमें से बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनका कि डाटा बिहार सरकार पास नहीं है, लेकिन अधिकतर मजदूरों का डाटा है। और उन मजदूरों को अगर बिहार सरकार जो वादा की है, जो उनको सुरक्षा देने का व्यवस्था की, हम उनको आर्थिक मदद करेंगे, जो कि बहुत कुछ अभी जमीनी स्तर पर आया नहीं, अगर बिहार सरकार उन मजदूरों तक वो आर्थिक लाभ पहुंचाने में सक्षम हो जाती है तो वो गेम चेंजर हो सकते हैं। लेकिन ये दोहरी तलवार है, अगर उन तक वास्तविक लाभ जो अभी तक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पहुंच रही, वो आपस में जाने लगे, तो अगर वो लाभ नहीं पहुंचा तो वो जो दुख दर्द लेकर के आए हैं, तो आक्रोश को भर नहीं पाए नीतीश जी, तो वो नीतीश जी के खिलाफ भी जा सकता है। तो इसलिए वो कितना उस गैप को भर पाएंगे नीतीश कुमार इन 2 माह के अंदर, वो देखना होगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो 35 लाख मजदूर वो भस्मासुर भी नीतीश शासन के लिए भी हो सकते हैं। तो वो दोनों चीज होगा, अगर वो भर लेंगे तो वो गेम चेंजर होगा, वो नीतीश जी का वोट बैंक बनेगा। अब नीलेश झा जी कह रहे हैं कि मेरा भी नाम बोलिए, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है नीलेश झा जी के द्वारा ही पूछा गया था आप लोगों से, तो नीलेश झा जी को ये जवाब जरूर पहुंचे उनके तक। राकेश सर से भी एक बार थोड़ा सा इस पे मंतव्य रखा जाए। नीलेश कुमार जी ऑलरेडी जो है किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है शायद, और पाठन में बहुत उनकी अभिरुचि है। और मैं राकेश चौधरी जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि नीलेश जी की अपनी एक समस्या है और उनके साथ जुड़े हुए भी और सारे समस्या है जो अभी मेरे स्क्रीन पर आया है। उनके साथ उनका कहना है कि भारतीय मजदूर संघ इतना बड़ा संगठन है और विश्वविद्यालयों में बिहार सरकार ने अतिथि शिक्षकों की बहाली की है, अतिथि सहायक प्रोफेसर की बहाली की है, और उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 50,000 रुपए मिलते हैं, उन्हें 25,000 रुपए मिलते हैं, और 11 महीने का जो टर्म होता है उसके आधार पर है नौकरी मिलती है। और कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षकों को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर आगामी दिनों में काम करने की जरूरत है। राकेश जी से नीलेश जी का जो प्रश्न था उसके बारे में थोड़ा आप भी दृष्टिपात करें। देखिए, उसमें जो है राकेश चौधरी जी जो बातें बताई हैं उसमें पूर्णतः मैं सहमत हूँ, क्योंकि उसमें अधिकतर लोग एक बात और दोस्तों जोड़ेंगे कि अधिकतर लोग वापस चले गए हैं और जहाँ से आए थे वहाँ के लोगों ने उन्हें गाड़ी भेजकर रेलवे से, प्लेन से, एसी बसों से वापस बुला लिया है। जो 35 लाख का आंकड़ा है उतना बचा नहीं है, बहुत कम है। इसमें जो है गेम चेंजर को होंगे ऐसा हमको
किसको नहीं लग रहा है, लेकिन हो भी सकते हैं अगर जो लाभ केंद्र द्वारा और राज्य सरकार जो घोषणाएं की अगर उनको मिल गया होगा तो निश्चित सरकार को फायदा होगा, अगर नहीं मिला होगा तो निश्चित गारंटी वोट होगा, क्योंकि एक तो नौकरी गई है। दूसरा आपको एक जानकारी बताते हैं, भोपाल में छोटे शहर में जिनकी अच्छी दुकानें हैं कपड़ा का, बर्तन का, वैसे लोग लॉकडाउन में सब्जी बेचने का काम किए हैं। वैसे लोग जो बाहर से आए हैं कितना वो रोजगार वो दे पा रहे हैं, कितने वो घरों में अपने परिवार को पालने पोषने में अपनी जो है जीविका चला पाए हैं। अगर नहीं चला पाए हैं तो निश्चित तौर पर जो है उनको उल्टा दाव पड़ेगा और वो खिलाफ में वोट करें। आज के इस हमारे बिहार स्वाभिमान आंदोलन के लाइव पेज पर हमारे अतिथि श्री राकेश चौधरी जी और श्री राकेश कुमार जी ने बड़ी सारगर्भित तरीके से अपने विषय का प्रवर्तन करते हुए कहा है कि ज्ञान है तो जहान है, पहले जान फिर मतदान, और सरकार को मतदान को पालना चाहिए जब तक कि कोरोना और बाढ़ की स्थिति पर हम काबू नहीं पा लेते हैं। इसके साथ ही हमारे इस लाइव पेज के कार्यक्रम में आने वाले दोनों अतिथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पर विराम की घोषणा की। धन्यवाद।